हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू किए होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर अगर आप थोड़ा सा याद कर पा रहे हो तो क्लास 9th में भी आप लोगों ने 4th चैप्टर पढ़ा था, सेम ही चैप्टर था। उसमें क्लास 9 में आपने बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन के बारे में जानी थी, जनरल फॉर्म को जाना था। आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जो क्लास 10th में आपने पढ़ना है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर मैं चैप्टर की मीनिंग को एक बार आपको समझाऊं तो देखिए, स्टार्टिंग में लिखा हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। पेयर की बात कर रहा है तो इक्वेशन कितनी होंगी, 2 इक्वेशन होंगी। साथ में बोला है इन 2 वेरिएबल, इसका मतलब जो आपके पास इक्वेशन होगी उसमें 2 वेरिएबल यूज हो रखे होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने एक लिखा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। एक दूसरी इक्वेशन लिख दी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। 2 इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, तो 2 ही वेरिएबल आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी है, 1। इसलिए कैसी इक्वेशन कहलाएगी, वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो चैप्टर का नाम समझ में आया अच्छे से कि चैप्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। पेयर का मतलब 2 इक्वेशन, लीनियर की बात कर रहा है, लीनियर इक्वेशन की। तो देखिए, जो भी वेरिएबल उसकी डिग्री 1 है, इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इक्वेशन हो गया। 2 वेरिएबल आपने इसमें यूज किए हुए हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इनकी जनरल फॉर्म क्या होगी। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन को लिखने का सही तरीका क्या होता है। आप ऐसे ही उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। तो जनरल फॉर्म बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है हम लोग समझते हैं। जैसे मैं लिखा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जनरली जो हम लोग लिखते हैं, जो क्लास 9 में हमने सीखी थी, वो क्या सीखी थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों ने पढ़ी हुई है, जो कि इसकी जनरल फॉर्म है। लेकिन यहां पे तो पेयर की बात कर रहा है ना, तो हम लोगों को 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इसीलिए क्या करेंगे, यहां पे जो मैंने ये a1 लिखा है और जो b1 लिखे हैं, इनको आप नंबरिंग कर दो। ये हो गया a1 और ये हो गया b1 और ये हो गया c1। सिमिलरली ऐसे आप दूसरी इक्वेशन लिख दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, जनरल फॉर्म निकल के आ गई, जिसके बेसिस पर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ध्यान इसमें एक और चीज का रखना है कि जो आपके पास ये a और b है ना, इनकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। या अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि जो आपके पास यहाँ पे a है, इसकी भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको 0 कर दिया या इसको 0 कर दिया तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी फिर वो एक वेरिएबल में इक्वेशन बचेगी। तो जो आपका कंसेप्ट है ना इन 2 वेरिएबल, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बाकी याद ये रखना है, जो ये a b c है, ये है कांस्टेंट। a b एंड c आर कांस्टेंट्स और ये बिलोंग करते हैं कहां पे, रियल नंबर्स में, बिलोंग्स टू रियल नंबर। चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स रियल नंबर था, हम लोग समझ के आ रहे हैं। एक बार मैं बता दूं, फिर भी रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, रूट की सारी वैल्यूज, जैसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब दूसरा, जैसे कि रूट के अंदर जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर बोल देते हैं। तो जो भी रूट की वैल्यूज होंगी वो इसमें आएंगी, और रेशनल नंबर हो गए, फ्रैक्शन हो गए, वो सारे नंबर इसके अंदर आएंगे, रियल नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो जो a b c है ये कहां पे बिलोंग करेगी, रियल नंबर में बिलोंग करेगी। और ध्यान ये रखना है कि a की और b की वैल्यू चाहे ऊपर वाली इक्वेशन में हो चाहे नीचे वाली इक्वेशन में, ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो कंसेप्ट है वही इसमें से खत्म हो जाएगा। अब हमें आगे इसमें क्या समझना है कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं तो इनके सॉल्यूशन कैसे निकल जाता है। अब सॉल्यूशन का मतलब होता है, मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए मैंने लिखा 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। अब देखिए यहाँ पे x है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और जो भी मेरे पास x की वैल्यू आएगी उसको क्या बोल दूंगा कि जो x की वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशन है। तो मैंने अगर यहां से x की वैल्यू निकाली तो ये आएगा 10 माइनस 4, ये हो गया 6, इधर ये x, इधर ये मल्टीप्लाई कर आगे हो गया डिवाइड का, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब मेरे पास यहां पे तो ये लीनियर इक्वेशन थी, एक ही वेरिएबल में था, तो x बराबर 3 आने में मैं बोलूंगा हियर x बराबर 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इस x की वैल्यू जो 3 आई है ना, सिर्फ एक यही ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड।
दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इसे बोलते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं उसके वेरीफाई करूं तो वी टेक एलएचएस को लिया तो 2x प्लस 4, एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है, तो 2 इंटू 3 प्लस 4, अगर आपने इसको सोल्व किया क्या 10 आ रहा है। देखिए जो एलएचएस थी क्या वही आपके एलएचएस है, इसका मतलब x बराबर 3 जो हमने ऊपर वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला वो बिल्कुल सही सॉल्यूशन निकाला है। तो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया कि आपके पास जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी आपने वैल्यू को निकाला है वही उस इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो ये हम लोगों ने समझा कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनका सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को जानना होगा। एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जिसमें हम लोगों को एनसीईआरटी में यह समझाया गया है कि अगर 3 कंडीशन बनती हैं तो पहली कंडीशन जिसमें लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, दूसरी कंडीशन जिसमें लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है, तीसरी लाइन जिसमें लाइन पैरेलल होंगी। अब यही सारी चीजें हमें समझनी है कि कब लाइन इंटरसेक्ट होंगी, कब लाइन पैरेलल होंगी, कब लाइन कोइंसिडेंट होंगी। यही इसको पूरा समझने के लिए अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं और बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बताऊंगा वीडियो में कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। बाकी एक बार ही अगर आपको इसको नोट करना है तो आप अपनी नोट्स में इसको नोट कर सकते हैं या बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको रख कर, ठीक है। अब देखिए जो अभी मैंने आपसे केस की बात करी, 3 केस, ये आपको जानने बहुत जरूरी है और आपको ये केस याद भी होने चाहिए। अब सबसे पहले ना एक दो चीज में समझते हैं। जैसे मैंने आपके लिए लीनियर इक्वेशन लिखी थी इन 2 वेरिएबल, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लिखी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये तो मैंने आपके लिए जनरल फॉर्म लिखी थी। अब यहीं से हम लोग केस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट। एनसीईआरटी में सीसीडी स्कूपर टेबल बनी हुई है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, अब आपको ना इनके कोफिशिएंट निकालने हैं, x और y के कोफिशिएंट निकालने हैं। अगर मैं यहां से पहली इक्वेशन देखूं तो x का जो कोफिशिएंट है वो a1, y का कोफिशिएंट b1, ऐसी दूसरी इक्वेशन देखूं तो x का कोफिशिएंट a2 और y का कोफिशिएंट b2। तो हमें ये चेक करना है अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब क्या होगा कि जो कोफिशिएंट का रेशियो है, x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो, अगर ये नॉट इक्वल टू होता है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है। लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। इसके लिए जैसे अभी तो यहां पे सिर्फ जनरल फॉर्म लिखी हुई है, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया 3x माइनस 4y इक्वल टू 12 और एक मैंने लिया 2x प्लस 5y इक्वल टू 10। अगर आप यहां पे x का कोफिशिएंट देखें तो 3, इसका मतलब ये बोल सकता हूं a1 की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3। सिमिलरली अगर मैं यहां से b1 की वैल्यू देखूं तो b1 की वैल्यू मेरे पास -4। अगर मैं नीचे इक्वेशन देखूं तो a2 की वैल्यू मेरे पास 2 और यहां से b2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इनका निकालता हूं रेशियो। अगर मैंने किया a1 अपॉन में a2 तो ये मुझे मिलेगा 3/2 और सिमिलरली अगर मैंने किया b1 अपॉन में b2 तो मुझे क्या मिलेगा -4 अपॉन 5। यहां तक बात समझ आती है। अब इन दोनों को मैं आपस में इक्वल करके देखता हूं। तो देखिए हम लोगों को क्या देखना है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो चाहिए b1 अपॉन b2 के। अगर मैं इसको चेक करूं a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, 3/2। अभी मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूं, इधर क्या है -4 अपॉन 5। क्या ये दोनों वैल्यूज, क्या ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, क्या आपस में बराबर है? क्या आप भी देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज है ये आपस में बराबर नहीं है। और जब ये वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब आपके पास ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल होती दिखाई दे रही है कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है वो कैसी लाइन को फॉर्म करेगा ग्राफ के अंदर, वो इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉर्म करेगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब कुछ इस तरीके की लाइनें आपको ग्राफ के अंदर देखने को मिल सकती है। यहां तक की बात समझ में आती है क्या? तो इसका मतलब अगर भैया हम लोग बात करें फिर इसके सॉल्यूशन की, जो भी हम लोगों ने सीखा था सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? अब सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जहां पे ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जिस भी पॉइंट में, हम ग्राफ के अंदर देखेंगे इसको, अब जिस भी पॉइंट पे ग्राफ के अंदर ये लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पे ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना,
यही आपके लिए क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यही आपके लिए क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और एक और चीज याद रखना, इसका जो सॉल्यूशन बनता है, इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन बनता है। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपको आंसर यहां से मिलेगा या जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है। एक बार रिवाइज करूं कि अगर आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, कोई भी दो इक्वेशन हो सकती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर उनका रेशियो उनके a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का, इसका मतलब आप बोल पाएंगे जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है। दूसरा, वहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। यहां तक की बात समझ गए। अब इसमें बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस क्या बोलता है, केस सेकंड। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अभी पहले मैं सारे केस पढ़ा लूं, फिर हम लोग जानेंगे कंसिस्टेंट को, इनकंसिस्टेंट को। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड का मतलब हो गया कि जहां पे लाइन है आपस में ओवरलैप करेंगे या कोइंसिडेंट करेंगे। जैसे तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसका पहचान का क्या तरीका है, आपको सारा चीज कोफिशिएंट से ही डिस्कस करना है। अब देखिए, अगर यहां पे आपको कोफिशिएंट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और ये इक्वल टू c1/c2, अगर आपको कोफिशिएंट की रेशियो की वैल्यू सब में सेम मिलती है तो इसका मतलब आप क्या बोल पाएंगे, जो आपको दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे रखी है, ये कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, यहां पे ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या मतलब होता है इसका, मैं बताता हूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको तरीके समझ में आएगा। और बाकी जैसे इनके जो रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं तो रेशियो से हम लोग समझ पाते हैं। ध्यान से रखना है कि इनके रेशियो आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 4x माइनस 8y इक्वल टू 10। दूसरा मैंने लिया 2x माइनस, यहां पे मिल गया 4y इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहां पे अगर रेशियो निकालूं, देखिए सबसे पहले a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -8 और c1 की वैल्यू आपके पास जो है वो 10। यह तो बात समझिए। सिमिलरली a2 की वैल्यू यहां से निकालूं तो 2, b2 की वैल्यू निकालूं तो -4 विद साइन कंसीडर करनी है। मोस्टली बच्चे इसमें गलती यही करते हैं कि सिर्फ नंबर उठा कर लेते हैं और उसका फिर आंसर गलत आता है। तो ध्यान रखेंगे विद साइन इसको आप कोएफिशिएंट को कंसीडर करेंगे। साथ साथ अगर c2 की वैल्यू निकालूं तो c2 की वैल्यू आ रही है 5। अब क्या चेक करेंगे, अब इनका रेशियो चेक करेंगे। क्या रेशियो के लिए देखिए 4/2, अभी मैं को साइन लगाता हूं सर, -8/4 और यहां पे 10/5। देखिए 2 से 4 काटा तो 2 आया, माइनस से माइनस काटा, 4 से 2 काटा तो 2 आया, 5 से 10 को काटा तो कितना आया 2। इसको 1 भी लिख सकता हूं नीचे। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि जो रेशियो है a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या वो बराबर आ रहा है क्या? अगर रेशियो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आपकी लाइंस होंगी वो लाइन कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। क्या मतलब होगा, लाइन कैसी होंगी, यहां पे कोइंसिडेंट लाइंस आपको यहां पे देखने मिलेंगे। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया जो लाइन आपस में ओवरलैप करेंगे। जैसे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी और दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसी के ऊपर, दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी। इसको इसलिए मैं क्या बोल पा रहा हूं कि लाइन जो होंगी वो ओवरलैप करेंगी। लाइन क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। और यहां पे आपको जैसे इंटरसेक्टिंग में आपको यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिले थे। ध्यान रखना जब लाइन कोइंसिडेंट होगी यहां पे आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे जब लाइन आपकी कैसे रहेंगी, कोइंसिडेंट लाइन रहेंगी। तो मैं इसको भी देता हूं, सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आपको देखने को यहां पे मिलेंगे। ठीक है, अब दो केस हम लोगों ने पढ़ लिए। हम लोग बात करते हैं तीसरे केस के बारे में। अगर आपको ये नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं केस थर्ड के बारे में। अब केस थर्ड क्या, अभी तक हम लोगों ने दो केस, इंटरसेक्टिंग हो गया लाइन और लाइन कोइंसिडेंट हो गई। तीसरा केस, केस थर्ड, जिसमें सबसे पहले इसके रेशियो की बात करते हैं। रेशियो होगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। जैसे एग्जांपल उठाते हैं, मान के चलिए मैं इसी इक्वेशन को उठाता हूं, मैं इसको चेंज कर दूंगा। 4x - 2y इक्वल टू, यहां मैंने 12 कर दिया और यहां पे 2x - 4y और यहां पे मैंने 7 कर दिया। ठीक है भाई, a1 की वैल्यू निकाली, a1 की वैल्यू 4,
B1 की वैल्यू -8, C1 की वैल्यू आपके पास 12। ऐसे अगर मैंने A2 की वैल्यू निकाली तो 2, B2 की वैल्यू निकाली -4 और C2 की वैल्यू निकाली तो 7। अब क्या चेक करना है, इनका रेशियो चेक करना है। अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं 4/2 -8/-4 12/7। देखिए इससे कट गए, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 2/1 2/1 = 12/7। ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन क्या ये आपस में इक्वल है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे किसका साइन लगा दिया, नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया। अगर रेशियो निकालने के बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो उस केस में जो भी आपके पास इक्वेशंस हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि भैया ये जो लाइंस होंगी ये होंगी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस। अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल्स टू है C1/C2 के, तो जो आपको लाइंस होंगी ना, लाइंस आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इन लाइंस को क्या बोलते हैं? हम लोग छोटी क्लास से 6, 7 से या 5 से इनको पढ़ के आते हैं। इन लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस, या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका पैरेलल लाइंस को हम लोग ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइन कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, क्योंकि पैरेलल लाइन से कभी भी एक दूसरे को मीट करेंगी नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन मिलते हैं एक भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब जब भी लाइंस होंगी पैरेलल तो वहां पे जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी नो सॉल्यूशन की। ठीक बात है। एक बार रिवाइज कर दूं, तीनों केस को हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहला केस हम लोगों ने जाना इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी? जब जो कोफिशिएंट है A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के, तो उस केस में मिलेंगे आपको इंटरसेक्टिंग लाइन। और सॉल्यूशन कैसा देखने को मिलेगा? आपको यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। दूसरा केस हम लोगों ने ये पढ़ा जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाने से A1/A2 इक्वल टू होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2 के, तो ऐसे केस में जो लाइंस होंगी वो होंगी कोइंसिडेंट लाइन, या ऐसे बोल सकते हैं जो लाइन होंगी वो करेंगी ओवरलैप, और यहाँ पे आपको इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तीसरा केस जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो रेशियो है A1/A2 वो इक्वल टू है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। इसका मतलब आपको यहाँ पे लाइंस कैसे देखने को मिलेंगी? पैरेलल लाइन देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे आपको कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लाइन आपस में इंटरसेक्ट या कहीं भी टच नहीं कर रही है, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक टॉपिक के बारे में और बताऊंगा। वो टॉपिक था कि किसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं और किसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब ये हो गया जहां पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिले, जहां पे आप इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो उसको बोलेंगे आप कंसिस्टेंट, और जहां पे आप इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो आप समझ गए होंगे कि अभी जो आपने भैया स्टार्टिंग के दो केस बताए थे, एक हो गया इंटरसेक्टिंग वाला और एक हो गया कोइंसिडेंट वाला, वही जो दो सॉल्यूशन होंगे उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बाकी पैरेलल लाइन को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आपको, या इनकंसिस्टेंट क्योंकि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। यहां तक की बात समझ में आती है क्या? जो भी मैंने पीछे अभी पढ़ाया था या जो भी ये लिखा हुआ है आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे, इस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। जैसे एक एग्जांपल, अभी एग्जांपल तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी से एग्जांपल उठाएंगे, उनको हम लोग आगे इसमें और डिस्कस करेंगे। ध्यान ये रखना है कि दो लीनियर इक्वेशन को, अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन रखें, इनके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग तीन मेथड, इनके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग तीन मेथड यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड होगा ग्राफिकल मेथड, जो कि हम लोग पहले एक्सरसाइज में सीखते हैं, ग्राफिकल मेथड। ठीक है। दूसरा मेथड, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एलजेब्रा, एलजेब्रा मेथड। इसमें आप लोगों को दो मेथड पढ़ने हैं, एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन, एक मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। पूरे इस चैप्टर में हमको यही आगे डिस्कस करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड को, कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, और इससे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो मैं समझता हूं पहली जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग पूरा खत्म कर पाएंगे। उसके बाद आप लोग इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, आप उसके क्वेश्चन खुद से लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को जरूर गौर करना, एग्जाम्पल आपने सॉल्व करने हैं। पहले एक्सरसाइज के जब हम लोग रेशियो के बारे में बात कर पाएंगे तो आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, फिर रेफरेंस बुक से क्वेश्चन लगाएंगे। तो अब हम लगाते हैं इनके क्वेश्चंस को, देखते हैं एग्जांपल क्या सॉल्यूशन को हम लोग कैसे कर पाते हैं। दो क्वेश्चन को मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब इनका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए होता है, तो उसमें करना क्या हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी जो दो इक्वेशंस आपको दे रखी है, कौन पैरेलल है, कौन कोइंसिडेंट है, कौन इंटरसेक्ट कर रही है। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे
कि इनमें से कौन सी जो सॉल्यूशन बनेगा वो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारे पार्ट इसमें डिस्कस करने वाला हूं। जैसे एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए बहुत जो ऐसे कुछ फॉर्म के क्वेश्चन थे ना वो बड़े आसान से थे, वो मैंने नहीं लिखे, मैंने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस लिखे हैं जिनका कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में है। ऐसे क्वेश्चंस को ना अक्सर स्टूडेंट्स को करने में प्रॉब्लम आती है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है तो वो फंस जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए फ्रैक्शन के एग्जांपल लिए हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसा कहीं फ्रैक्शन का एग्जांपल आपके सामने है तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप इसका कोएफिशिएंट निकाल सकते हो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं इसको क्या करूंगा कि जो हमारे पास जनरल फॉर्म हम लोगों ने सीखी थी ax1 plus b1 y plus c1 equals to 0, तो उस फॉर्म में इसको क्या करूंगा कन्वर्ट करूंगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आया 6 आया, 2 से 6 में डिवाइड आया 3 और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9x प्लस 3 से 6 में डिवाइड आया 2 और 2 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 10y इक्वल्स टू 7। अब देखिए इधर ये डिवाइड का इधर आके हो गया मल्टीप्लाई का तो ये हो गया 9x प्लस 10y 6 into 7 ये हो गया 42। तो मेरे पास अब जो जनरल फॉर्म की इक्वेशन बन के आ गई वो ये आ गई। अब देखिए इक्वेशन ऐसी थी मेरे पास कैसे बन के आ गई ये आ गई, और एक इक्वेशन मेरे को आप ये दे रखी है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका कोएफिशिएंट निकालेंगे a1 a2 b1 b2 वाला। वैसे हम लोग इनका कोएफिशिएंट निकालते हैं। अगर मैंने यहां से निकाला a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 10 और c1 की वैल्यू 42, और अगर मैं यहां से निकालूं तो a2 9, b2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू 40। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो देखिए A1 अपॉन में A2 तो ये है 9 अपॉन 9, इधर मैं निकालूं B1 अपॉन में B2 तो ये मेरे पास है 10 अपॉन में -10। अब इसको सॉल्व दोनों का आपस में बराबर करता हूं, 9 अपॉन 1 इक्वल्स टू 10 अपॉन -10। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1 और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -1। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप लोग ध्यान सुनना, गलती करते हैं कि भैया दोनों वैल्यू सेम भी तो है और वो इसको इक्वल का साइन लगा के इसको सॉल्व करके आगे चले। लेकिन ध्यान रखना यहां पे है 1 यहां पे -1 जो कि आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं। इसलिए कैसा केस है, ध्यान सुनो कैसा केस है, इसका मतलब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब यहां पे जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। लाइन कैसी होंगी, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस यहां पे आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब अगर लाइन है इंटरसेक्टिंग तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और जो कि सॉल्यूशन कैसा था, यूनिक सॉल्यूशन था। मतलब एक ऐसी वैल्यू होगी x और y की जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोल सकता हूं कि जो ये इक्वेशन है ये है कंसिस्टेंट। क्या बोल सकता हूं, कंसिस्टेंट, और आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। दो चीजें रखेंगे हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे किया, एक बार इसको मैं एक बार रिवाइज करता हूं। सबसे पहले मैंने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया, फिर रेशियो निकाले, रेशियो निकालने के बाद इसको चेक किया तो मेरा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से काम चल गया, इसलिए मैं सी तक गया भी नहीं, यहीं से मेरा काम इसमें निकल के आ गया। बाकी अब इस इक्वेशन को देखते हैं। अब देखिए यहां पे भी फ्रैक्शन की इक्वेशन, तो आप कैसे करेंगे, फिर से क्या करेगा एलसीएम लेना। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मैंने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 5 ही आ जाएगा। इसमें जब 1 मान लूं तो ये होगा 15x, 1 से 5 में डिवाइड लगाया 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 माइनस 5 से 5 में डिवाइड लगाया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 24y, 5 का 5 में डिवाइड लगाया ये होगा 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इधर ये डिवाइड का है 0 से मल्टीप्लाई में जाएगा तो होगा 0, तो ये मेरे पास कितना आया 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान सुनना, मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ गई और एक इक्वेशन मेरे पास ये लिखी हुई है। अब आप डायरेक्ट यहां से रेशियो निकाल सकते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक चीज का, अगर किसी भी इक्वेशन में आपको कुछ चीज कॉमन दिखाई दे रही है तो वहां से कॉमन जरूर निकालना। अगर आप देख पा रहे हो तो यहां से मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैंने यहां से 3 कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, तो यहां कितना होगा 5x हो गया, यहां कितना हो गया 8y हो गया और यहां कितना हो गया 1 हो गया इक्वल टू 0। इधर ये मल्टीप्लाई का 0 के साथ जाएगा डिवाइड का तो 0 हो जाएगा। मेरे पास इक्वेशन क्या बची 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को यहां से मैं इसको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर पाया। और आप अगर ऊपर वाली इक्वेशन को भी देखें, मैं इसको ब्लू मार्कर से लिख देता हूं। मैंने इस वाली इक्वेशन को लिखा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, इसके कोफिशिएंट का रेशियो निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप एक चीज गौर कर पा रहे हैं, क्या दोनों इक्वेशन सेम है क्या, और जब दोनों इक्वेशन सेम है
इसका मतलब जो इनके कोफिशिएंट भी होंगे वो भी बराबर आएंगे। इसका मतलब जो तीनों कोफिशिएंट होंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 वो तीनों आपस में कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ऐसा रेशियो जिसमें तीनों की वैल्यू आपस में बराबर आए, तीनों रेशियो की, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, जिसमें लाइनें ओवरलैप करती हैं। तो वहां भी आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको रेशियो निकाल के दिखाऊं, देखो डायरेक्ट कर दूं क्या, तो ये हो जाएगा 5/5, ये हो गया -8/8 और ये हो गया 1/1। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म हुआ, 5 से 5 खत्म हुआ, 8 से 8 खत्म, 1 = 1 क्या, तो यहाँ पे जो रेशियो है, यहाँ लिखता हूं, यहाँ पे जो रेशियो है a1/a2 वो इक्वल टू b1/b2 और वो इक्वल टू c1/c2। अगर आपके पास ऐसी की कंडीशन बनती है, इसका मतलब लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। और कोइंसिडेंट लाइंस अगर हैं तो इसका मतलब आपको वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और इसका मतलब जो भी ये होगा, ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने ये सीखा कि कब जो आपके पास इक्वेशन है वहां पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, कब लाइन इंटरसेक्ट होंगी, कब लाइन पैरेलल्स होंगी और कब लाइन ओवरलैप करेंगी या कोइंसिडेंट लाइन रहेंगी। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जहां पे लाइनें क्या है, पैरेलल है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। आपने अगर ये क्वेश्चन नोट करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको किया था। अब हम लोग ना एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि यार लाइन हमारे कोई भी क्वेश्चन में दे रखी है तो लाइन वहां पे क्या भी हो सकती है, पैरेलल लाइन भी वहां पे हो सकती है। जैसे मैंने लिया 3x - 4y = 10 और एक लिया 6x - 8y = 12। ये मैंने सॉल्यूशन इक्वेशन ली। अब इसका सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, रेशियो चेक करें, a1 3 b1 -4 c1 10, a2 निकाला तो 6 b2 निकाला -8 और c2 निकाला तो 12। चेक करें रेशियो निकाल के, तो देखिए a1/a2 ये हो गया 3/6, इसको सॉल्व किया तो ये आया 1/2। ऐसे अगर मैंने निकाला b1/b2, ये -4 -8 माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 1/2। आगे c1/c2 निकाला तो 10/12, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5/6। आपस में बराबर कर दूं क्योंकि हमारे पास कंडीशन होती है कि आपस, तो मैंने 1/2 किया इक्वल टू 1/2 किया इक्वल टू 5/6 किया। देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में अगला जो है 5/6 वाला वो बाकी बराबर नहीं था। इसका मतलब मैंने किसका साइन लगा दिया, क्रॉस का साइन लगा दिया, मतलब नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। इसका मतलब मेरे पास क्या कंडीशन, a1/a2 इक्वल है b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, क्या यहाँ पे आपको फिर कोई सॉल्यूशन देखने को मिलेगा क्या, क्योंकि भैया यहाँ पे लाइन तो हो गई कैसी, पैरेलल। और जब लाइन हो गई पैरेलल, आपस में कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट नहीं कर रही होंगी, तो आपको यहाँ पे इस केस में नो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और एक भी सॉल्यूशन नहीं, इसका मतलब लाइनें आपस में कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट। मतलब सॉल्यूशन आपको कैसा मिलेगा, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने तीनों के एग्जांपल आपको लेके दिखा दिए। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1, आपके मोस्टली क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड करते हैं। एक दो क्वेश्चंस में लैंग्वेज के भी है और ग्राफ के भी एक दो क्वेश्चन हैं। ग्राफ के लिए मैं बिल्कुल ग्राफिकल मेथड के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग। बाकी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसमें सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन रखेंगे 3.1 एक्सरसाइज के लिए। ग्राफिकल मेथड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको अलग वीडियो में सिखाऊंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा शेयर कर दीजिए और साझा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।